हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में। जब मोटर वायरिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया हुआ है। उस गाइडलाइंस के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। एक एक करके डिस्कस भी करते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अबाउट पावर वायरिंग और मोटर वायरिंग। ठीक है, हेडिंग आप क्या लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस अबाउट पावर वायरिंग और मोटर वायरिंग। पावर वायरिंग या फिर मोटर वायरिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया गया है उसके बारे में हम लोग एक एक करके डील करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस है। तो पहला ध्यान दीजिए, सप्लाई टू एवरी मोटर शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू सेपरेट केबल या वायर फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सेपरेट कंड्यूट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी मोटर। देखो कहने का क्या मतलब हुआ कि आप जितना भी मोटर लगा रहे हो, जैसे कि मान लो कि ये कोई इनक्लोज्ड एरिया है, इसमें आप एक मोटर और दो मोटर आपने लगाया, है ना, दो मोटर लगाया। तो इस दो मोटर के लिए फ्रॉम द मेन बोर्ड से अलग अलग पाइप आना चाहिए, अलग अलग कंड्यूट आना चाहिए। इस मोटर के लिए भी अलग कंड्यूट, इस मोटर के लिए भी अलग कंड्यूट। अगर अलग अलग कंड्यूट आया तो अलग अलग वायर भी आना चाहिए इस मोटर के लिए। समझ में आया बात? मतलब कहने का क्या हुआ, सेपरेट वायर आएगा इंडिविजुअल मोटर के लिए और सेपरेट वायर कह लीजिए, या केबल भी यूज कर सकते हैं आप, 3 कोर केबल। तो केबल भी यूज करना है यहाँ पे, तो सेपरेट केबल यूज होगा। मतलब मोटर 1 के लिए अलग केबल, मोटर 2 के लिए अलग केबल। ध्यान रखिएगा, जब लेंथ कैलकुलेट कर रहे होंगे ना उस टाइम में ये काम देगा। तो समझ में आया? पहला क्या बोल दिया कि जब भी हम सप्लाई देंगे इंडिविजुअल मोटर के लिए तो सेपरेट वायर केबल, सेपरेट वायर के द्वारा या सेपरेट केबल के द्वारा देंगे। यहाँ पे आपका कह रहा है कि जब फिर मतलब पाइप भी बिछाएंगे, कंड्यूट भी बिछाएंगे तो सेपरेट कंड्यूट रहेगा इंडिविजुअल मोटर के लिए, हर एक मोटर के लिए। क्लियर? वही चीज है, सेपरेट कंड्यूट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी मोटर। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, ईच मोटर शुड बी कंट्रोल्ड बाय ए सुटेबल स्विच और ए सर्किट ब्रेकर। ध्यान दो, जब आप सिंगल लाइन डायग्राम या आप वायरिंग डायग्राम बना रहे थे, एक मोटर का, फिर 2 मोटर का बनाए, फिर 3 मोटर का भी आप लोग बनाए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि हर मोटर के लिए अलग से एक मोटर स्विच लगाए हुए हैं, है ना, अलग से एक मोटर स्विच लगाए हुए हैं और उस मोटर स्विच के बाद जो है फ्यूज भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हर मोटर के लिए आपको अलग अलग फ्यूज लगाना है और अलग अलग मोटर स्विच लगाना है। मेन स्विच तो आप यहाँ पे लगाओगे ही लगाओगे, इसके अलावे यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अलग अलग मोटर स्विच लगाना है ताकि हर एक मोटर को आप इंडिविजुअली कंट्रोल कर सको। ठीक ना? अब आपको स्विच लगाना है तो स्विच लगाइए, इसके जगह पे अगर सर्किट ब्रेकर लगाना है तो आप सर्किट ब्रेकर भी लगा सकते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट में वही था, सुटेबल स्विच या फिर सर्किट ब्रेकर आपको हर एक मोटर के लिए लगाना है। ईच मोटर शुड हैव कंट्रोल्ड बाय ए सुटेबल स्विच और ए सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट देखिए, ऑल कंडक्टर्स शुड बी कंप्लीटली इनक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मेटल कैजिंग और मेटालिक कवरिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज। जितना भी कंडक्टर होगा, कहने का ये मतलब हुआ कि जो ये वायर वगैरह जो आप ले जाओगे ना, तो ये वायर क्या है, कंप्लीटली कोई मेटालिक केजिंग मतलब आपको पता है, मतलब कंड्यूट कह लो, मेटालिक कैजिंग में रहेगा या मेटालिक कवरिंग रहेगा, मतलब चारों साइड से। अब देखो, ये चीज़ ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन जब भी आप कहीं पे इनक्लोज्ड एरिया में आप करोगे, मतलब इंटरनल वायरिंग जहाँ पे करोगे, तो इंटरनल वायरिंग में इस मोटर के लिए, इस मोटर के लिए जो वायर रहेगा, मतलब जो कंड्यूट रहेगा, सीधा सीधा बात कर रहे हैं, कंड्यूट रहेगा वो पूरा कवर्ड किया हुआ है। मतलब जो वायर कवर्ड किया रहेगा किसके सहारे, कंड्यूट के सहारे, ताकि किसी प्रकार का कोई भी मैकेनिकल डैमेज नहीं हो पाए, वायर में या फिर केबल में मैकेनिकल डैमेज नहीं हो पाए। अगर मैकेनिकल डैमेज होगा भी तो क्या होगा, कंड्यूट जो रहेगा या मेटालिक कवरिंग जो यूज करोगे वो डैमेज होगा, केबल या वायर डैमेज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज्ड फॉर कनेक्शन between terminal box of the motor, starter, energy meter etc. should not exceed 1.25 मीटर। समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एनर्जी मीटर यूज किए और यहाँ पे हम लोग क्या किए, मोटर स्विच, मेन स्विच जो होगा या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो बनाओगे आप यहाँ बना, तो इसके बीच में जो होगा ना कनेक्शन, ये 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, 1.25 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब जब यहाँ पे आप मोटर लगाओगे, मोटर तो कहीं बीच में रहेगा फ्लोर पे,
तो मोटर से भी तो कनेक्शन, मतलब जो आप पाइप लाओगे यहाँ से ऐसे करके बिछा के कुछ यहाँ तक पाइप लाओगे ना, तो पाइप के बाद फिर कनेक्शन आप मोटर में दोगे, तो मोटर में कहीं ना कहीं टर्मिनल बना होगा ना कनेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे सब क्या होता है, फ्लैक्सिबल केबल का ज़रूरत होता है, वहाँ पे फ्लैक्सिबल केबल लगाया जाता है। अब मान लो जो फ्लैक्सिबल केबल होगा वहाँ पे जो लगाने के लिए, तो वो ध्यान रखना है कि 1.25 मीटर से अधिक नहीं लगे, है ना, ये गाइडलाइन से आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो टर्मिनल बॉक्स जो यहाँ पे होगा, टर्मिनल बॉक्स और जो मोटर का एंडअप होगा, बताऊंगा और भी जब कनेक्शन कर रहे होंगे ना हम लोग, जब डायग्राम बनाएंगे तो और समझ में आएगा आपको, क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये जो मोटर का टर्मिनल होगा, मोटर टर्मिनल और जो एंड पॉइंट पे कह लो कि पाइप कंड्यूट होगा, वहाँ से कनेक्शन दोगे ना, जैसे कि यहाँ से मान लो कि यहाँ से कनेक्शन निकालना है और फिर कनेक्शन इसमें भी यहाँ देना है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक फ्लेक्सिबल लगेगा ना, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, या फिर मान लो ये कंड्यूट में कहीं तक लाओगे, फिर मोटर में जो होगा कनेक्शन देने के लिए आप टर्मिनल बनाओगे ना, ऐसा समझ लो भाई, ये हो गया मोटर। अब देखो यहाँ मोटर में कहीं ना कहीं टर्मिनल बना होगा ना कनेक्ट करने के लिए, तो ये टर्मिनल में ऐसे करके यहाँ पे लाओगे ना, तो ये बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये 1.25 से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे एनर्जी मीटर में कर लीजिए या फिर आप कह यहाँ पे स्टार्टर वगैरह में कनेक्ट करना है, स्टार्टर वगैरह में भी कनेक्ट होगा, मोटर स्विच से स्टार्टर में जाता है, तो स्टार्टर या मोटर स्विच के बीच में भी जो फ्लैक्सिबल केबल होगा या फ्लैक्सिबल वायर होगा, पाइप होगा, ये सब का जो होगा 1.25 से 1.25 मीटर से अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए। गैप की बात कर रहे हैं, है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज यूज्ड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एडिशन एंड अल्टरेशन। देखना यहाँ पे क्या होगा, सरफेस कंड्यूट सिस्टम के बारे में आपको पता है कि सरफेस कंड्यूट सिस्टम में क्या किया जाता है, दीवार के ऊपर वायर कंड्यूट को बिछाया जाता है और उसमें फिर वायर को लाई किया जाता है। तो ये जो फैक्ट्री होगा ना, यहाँ पे सरफेस कंड्यूट सिस्टम लगाने के लिए बोला, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फैक्ट्री यूनिट इंस्टॉलेशन में कौन सा वायरिंग सिस्टम यूज होता है, तो कौन सा, सरफेस कंड्यूट सिस्टम यूज होता है। क्लियर। तो देखिए कहा जाता है कि स्टार्टिंग में आपने एक मोटर लगाया, है ना, अब मान लीजिए अर्निंग बढ़ा, 2 मोटर लगाए, 4 मोटर लगाए, 6 मोटर लगा दिया आपने, तो क्या हुआ, उसके लिए वायरिंग भी तो करना होगा, और आप जान रहे हो कि हर मोटर के लिए अलग अलग कंड्यूट भी ले जाना और अलग अलग वायर भी ले जाना। सोचो कि आप अगर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक मोटर के लिए तो आपने कर दिया, 2 मोटर के लिए भी मान लो 2, शुरुआत में ही आपने 2 इंस्टॉल किया तो दोनों के लिए कर दिया, लेकिन अब मान लो कि आपको 5 करना है, फर्दर एक्सपेंड करना है, उसको आगे बढ़ाना है आपको, आपके इंडस्ट्री को या फैक्ट्री को, तो 2-3 और लगाना पड़ेगा। तो क्या करना, फिर दीवार को तोड़ना पड़ेगा, मतलब फोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा ना, काट के फिर आप उसमें पाइप बिछाओगे, फिर वायर बिछाओगे, फिर उसको प्लास्टर करोगे। सोचो कितना दिक्कत हो जाएगा, अल्टरेशन करने में, चेंज करने में भी दिक्कत हो जाएगा। मान लो फॉल्ट वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, किसमें, कंसील्ड कंड्यूट में, ध्यान समझिएगा। लेकिन सरफेस कंड्यूट अगर कर दिया हमने, सरफेस कंड्यूट किया हुआ तो ठीक है ना भाई, एक पाइप बिछा हुआ है, फिर उसी के ऊपर से हम दूसरा पाइप बिछा लेंगे, उसी के नीचे से हम तीसरा पाइप करके सपोर्ट प्रोवाइड करके विद द हेल्प ऑफ सैडल्स करके हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आसान हो गया ना, अगर फर्दर एक्सपेंशन भी करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ सरफेस कंड्यूट सिस्टम आसान हो गया। अगर मान लो किसी तरह का कोई फॉल्ट भी आ गया, अगर मान लो फॉल्ट भी आ जाता है, तब भी कह सकते हो कि उसको चेंज करना या अल्टरेशन करना, अल्टरेशन मतलब चेंज करना होता है, चेंज करना भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सरफेस कंड्यूट वायरिंग सिस्टम इज यूज्ड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स एडिशन एंड अल्टरेशन। एडिशन माने फर्दर एक्सपेंशन, आपको जोड़ना है, आगे और बढ़ाना है तो आराम से कर सकते हो। अब अल्टरेशन मतलब बदलना, अगर मान लो फॉल्ट वगैरह आ गया किसी वजह से या किसी कोई तरह का डैमेज हो गया तो उसको क्या चेंज करना है, तो सरफेस कंड्यूट सिस्टम में आसान होगा चेंज करना। क्लियर। नेक्स्ट, वेदर प्रूफ 3 कोर केबल शैल बी यूज्ड फॉर इंडिविजुअल मोटर इफ दीज हैव टू पास थ्रू ट्रेंच मेड आउट इन द फ्लोर। देखो दीवार तक तो रहेगा, जो मोटर स्विच रहेगा और स्टार्टर रहेगा वो तो दीवार तक रहेगा, लेकिन मान लो कि दीवार से हट के आप सामने कुछ यहाँ पे मान लो करते हो, यहाँ से ऐसे ये दीवार है, दीवार से आप कुछ यहाँ पे मान लो ये रूम है, तो रूम में यहाँ कुछ आप अगर मोटर लगाते हो तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं ले जाओगे, क्या करोगे, नीचे ऐसे अंडरग्राउंड ले जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड ले जाओगे ना। तो जब अंडरग्राउंड जाएगा तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वेदर प्रूफ केबल यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं कि बारिश होने लगे तो उससे वह केबल प्रभावित हो जाए और डैमेज हो जाए, है ना। तो वेदर प्रूफ केबल का इस्तेमाल करना है ताकि किसी तरह का कोई बाहरी आपदा कह लो
है ना, उससे वायर हो या केबल हो वो डैमेज नहीं हो। कब? जब हम अंडरग्राउंड कर रहे होते हैं। क्लियर? तो वही चीज़ है यहाँ पे। वेदर प्रूफ 3 कोर केबल। 3 कोर केबल क्यों? क्योंकि 3 फेज का ज़रूरत है, तो 3 कोर केबल में तीनों फेज एक साथ रहता है। यहाँ पे आप वायर यूज़ करोगे तब भी वेदर प्रूफ वायर भी यूज होगा। शैल बी यूज फॉर इंडिविजुअल मोटर इफ दीज हैव टू पास थ्रू ट्रेंच, माने गड्ढा मेड आउट इन द फ्लोर। जो गड्ढा बनाओगे आप उसमें, उसकी बात करें कि उसमें वेदर प्रूफ केबल का इस्तेमाल करें। हालांकि हर एक जगह हम वेदर प्रूफ केबल ही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं कि अलग यूज़ करेंगे। सेम हम लोग वायर यूज़ करेंगे और सेम चाहे या मोटर से यहाँ तक लाना है, मोटर स्विच तक, फिर स्टार्टर तक, फिर नीचे भी ले जाएंगे तो सेम वायर लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फ्रेम ऑफ द मोटर शुड बी अर्थड बाय 2 सेपरेट अर्थ वायर। जो मोटर का फ्रेम होगा, अब चाहे जितना भी मोटर होगा, ध्यान रखिएगा अर्थिंग 2 यूज़ करना है। यहाँ मोटर का जो फ्रेम होगा उस मोटर के फ्रेम में अर्थिंग कनेक्शन देना है, मतलब 2। अब 2 अर्थिंग कनेक्शन अगर देना है तो उसके लिए अलग से कंड्यूट लेके आना है। एक अर्थिंग के लिए अलग कंड्यूट, 2 अर्थिंग के लिए अलग कंड्यूट। जैसे कि आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से लाना है तो एक अर्थिंग हम यहाँ से लाए, फिर एक अर्थिंग कुछ इस तरह से लाए, माने अब इसके लिए अलग कंड्यूट होगा, इसके लिए भी अलग कंड्यूट होगा, समझे। तो यहाँ पे हम 2 अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? 2 सेपरेट अर्थ वायर का इस्तेमाल करते हैं फ्रेम वगैरह, जो मोटर का फ्रेम वगैरह होगा उसको अर्थ करने के लिए। क्लियर है? यहाँ पे आप पहले इसको लिखिए। इसके आगे और कुछ गाइडलाइंस है जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। आगे लिख लीजिए, एवरी नॉन करंट कैरिंग। पहले तो आप लिख लीजिए वीडियो पॉज करके अगर लिखना है तो, है ना, पहले लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए, एवरी नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स शुड बी कनेक्टेड विथ 2 इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट अर्थ वायर। क्या बोला था मैंने आपको? मोटर जो लगा हुआ है, मोटर का फ्रेम वगैरह जो होगा वो नॉन करंट कैरिंग पार्ट ही है ना। फ्रेम में कभी करंट फ्लो नहीं करता है, तो जितना भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा सबको क्या करना है? 2 अलग अर्थ वायर से कनेक्ट करना है। क्लियरली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हमें 2 अर्थिंग यूज़ करना है। क्या करना है? 2 अर्थिंग यूज़ करना है। और 2 इंडिपेंडेंट बोल रहा है, मतलब 2 अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थ से दोनों को कनेक्ट कर दिए, 2 यूज़ किया, दोनों को एक अर्थ से कनेक्ट कर, नहीं, 2 अर्थिंग सेट बनाना है और अलग अलग बनाना है। एक अलग, दूसरा अलग, मतलब समझिएगा, ये आप बनाए ना, एक अर्थिंग और ये 2 अर्थिंग, मतलब कि 2 अर्थिंग किए, दोनों में अलग अलग वायर रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग आपको कंड्यूट लेना पड़ेगा। तो जितना भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट होगा सारे के लिए आपको क्या करना है? इंडिपेंडेंट और डिस्टिंक्ट, मतलब अलग होता है, डिफरेंट, अलग अर्थ वायर के साथ क्या करना है? कनेक्ट करना है। क्लियर? कंज्यूमर्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड हिज ओन अर्थिंग सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है, मतलब जिसका फैक्ट्री रहेगा, वो खुद अर्थिंग बनाएगा, मतलब किसी से बनवाएगा, खुद नहीं बनाएगा, उसका अलग से पे करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने बोला था कि जब आप अर्थिंग पढ़ रहे हो तो अच्छे से अगर आप उसको जान गए हो कि अर्थिंग कैसे किया जाता है तो इजीली अर्निंग कर सकते हो आप कहीं किसी का भी अगर करोगे तो एक एक अर्थिंग करने का 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपया सिर्फ आपको देगा। एक्सेप्ट देन मटेरियल जो भी यूज होगा वो सब छोड़ के मटेरियल का कॉस्ट भी पे करेगा, उसके अलावा वो आपको 5,000-6,000 देगा। एक लेबर 2 लेबर रख के आप आराम से काम करवा सकते हो। 1000 लेबर को भी अगर दिए तब भी आपका बचत 4,000-5,000 तक हो जाएगा, समझे। तो ये होता है फैक्ट्री वगैरह में, जो जिसका फैक्ट्री होगा ना वो खुद क्या करता है? अर्थिंग करवाता है, किसी से भी बनवाता है वो अर्थिंग, ठीक ना। तो वही चीज़ है कि कंज्यूमर्स हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड हिज ओन अर्थिंग सिस्टम। खुद का अर्थिंग सिस्टम उसको प्रिपेयर करना पड़ता है या करवाता है किसी से भी बोलकर। नेक्स्ट, या फिर मान लो जो वायरिंग कर रहा होगा उसको भी बोलेगा तो वो भी कर देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, उसका अलग से वो चार्ज लेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द मोटर शुड बी प्रोवाइडेड विथ स्टार्टर। जितना भी मोटर लगाओगे, चाहे 1 लगाओ, चाहे 5 लगाओ, चाहे 10 लगाओ, हर एक मोटर के लिए अलग से आपको स्टार्टर यूज करना है। अब आप जानते हो कि स्टार्टर क्या है? एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। आप अगर डीसी मोटर पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। ये सब क्या है? स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर देता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर देता है। मोटर में जब आप स्टार्ट करते हो ना, मोटर को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम में स्टार्टिंग करंट अधिक होता है, हाई होता है। उसी स्टार्टिंग करंट को स्टार्टिंग के टाइम में उस स्टार्टिंग करंट को मोटर में फ्लो नहीं करने देता ये स्टार्टर, है ना। तो क्या होता है? स्टार्टिंग करंट से मोटर को बचा लेता है। धीरे धीरे फिर करंट जो नॉर्मल फुल लोड करंट होता है वो उसमें फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हो गया? हर मोटर के साथ आपको एक स्टार्टर लगाना है ताकि जो भी स्टार्टिंग करंट होगा
वो स्टार्टिंग करंट मोटर में फ्लो नहीं कर सके और मोटर बच जाए। द स्टार्टर आर मेनली प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू मोटर अगेंस्ट ओवरलोड एंड स्टार्टिंग करंट। जो स्टार्टर होता है क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है। वह क्या करेगा, चाहे स्टार्टिंग करंट से या फिर ओवरलोडिंग करंट से मतलब जो मोटर होगा लगा हुआ उसको बचाएगा। चाहे एसी मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, सब में होता है। डीसी मोटर में अभी आपको बताया 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट स्टार्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब वही चीज़ आप एसी मोटर में आओगे तो यहाँ पे भी DOL स्टार्टर यूज कर सकते हो, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर नॉट ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ना, हाँ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज कर सकते हो। रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर यूज होता है, स्टेटर रेसिस्टेंस स्टार्टर यूज होता है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टार्टर यूज होते हैं। क्लियर, ये हो गया। नोट करके आप यहाँ पे एक लिख लीजिए, DOL स्टार्टर। देखो घर में जो मोटर लगा हुआ है ना, घर में जो यूज होता है वहाँ पे DOL स्टार्टर लगा होता है। पुश करोगे या मतलब जैसे ही पुश करोगे ना, प्रेस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, फिर छोड़ दोगे वो आप रीगेन अपने स्थान पे आ जाता है, मतलब पुश बटन यूज होता है उसमें। तो DOL स्टार्टर होता है। ये आप पढ़िएगा, आप जब एसी मोटर पढ़ने लगेंगे ना तो उसमें पढ़िएगा। आप कहाँ तक यूज होता है ये बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसका इस्तेमाल है। तो अप टू 7.5 HP, जो याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। DOL स्टार्टर जो होता है इसका फुल फॉर्म हो गया डायरेक्ट ऑन लाइन, DOL। क्या हो गया, DOL, डायरेक्ट ऑन लाइन। डायरेक्ट ऑन लाइन होता है। तो ये डायरेक्ट ऑन लाइन जो स्टार्टर होगा ये यूज़ किया जाता है अप टू 7.5 HP, मतलब 7.5 HP तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब 2 HP है, 3 HP है, 4 HP है, तो आप 7.5 HP तक यूज करोगे। जितना भी रहेगा बिलो 2, 3, 4, 5 जो भी रहेगा उसमें हम DOL स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज्ड बियॉन्ड 7.5 अप टू 25 HP। देखो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है वो 7.5 HP, मतलब 7.5 HP से लेकर 25 HP तक यूज कर सकते हो। मतलब अगर 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, तो आपके कौन सा स्टार्टर यूज करोगे, तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करोगे। क्लियर है, यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करोगे। नेक्स्ट लास्ट ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर कहाँ यूज होता है, मोटर एक्सीडिंग 425 HP। अगर 25 HP से ज़्यादा होगा रेटिंग मोटर का तो वहाँ पे यूज क्या करना है आपको, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्लियर है। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करोगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का इस्तेमाल करोगे। कब, जब 25 HP से अधिक हो जाएगा तब। क्लियर। जनरली देखो हमें ये दो स्टार्टर को याद रखना, DOL स्टार्टर अप टू 7.5 HP और स्टार डेल्टा स्टार्टर 7.5 से लेके 25 HP तक। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो डेल्टा स्टार्ट होता है ना, ये डेल्टा स्टार में स्टार्टर के बाद, क्या बोल रहा हूँ समझना, स्टार्टर के बाद जो होगा ना 6 वायर यूज होगा। ठीक, 3 वायर इसका और 3 वायर इसका, ये 6 वायर यूज होगा। कब, स्टार्टर के बाद का जो कनेक्शन होगा। ध्यान रखना इसको, जब करेंगे कनेक्शन वायरिंग डायग्राम बनाऊंगा तो उस टाइम में बता दूंगा। तो बनाए भी होंगे ना, स्टार्टर के बाद जो मोटर में हम लोग कनेक्शन किए हैं, स्टार्टर के बाद मोटर में जो कनेक्शन किए हैं उसमें अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करोगे तो 6 वायर यूज होगा। लेकिन अगर आप DOL यूज करते हो या ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज करते हो तो फिर 3 वायर में काम हो जाएगा। समझे बात को, ये ध्यान रखिएगा आप बस। और क्योंकि जब वायरिंग डायग्राम बनाएंगे, अगर मान लो डेल्टा स्टार दे दिया वहाँ पे भी आप 3 वायर कर लोगे तो फिर गलत हो जाएगा आपका, है ना। वायर का लेंथ वगैरह सब कम जाएगा, बिल्कुल ही घट जाएगा, तो फिर मतलब जो एस्टिमेट नहीं कर पाओगे ढंग से। क्लियर है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, किसके लिए, मोटर वायरिंग के लिए या फिर पावर वायरिंग के लिए। तो इसको आप आराम से एक बार देख लीजिएगा, पढ़िएगा इसको, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे एक मोटर के लिए होगा कि किस प्रकार से हम एक मोटर का कॉस्टिंग कर सकते हैं या फिर उसका हम वायरिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन भी आपको 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, है ना। ग्रुप सी आप कह लो, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी रहेगा, 3 में रहेगा, मैंने आपको बताया भी होगा। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी बताया होगा। जैसे कि ये ए में है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, बी में आपको 2 क्वेश्चन रहेगा और सी में आपको 1 क्वेश्चन रहेगा। ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स और ये 30 मार्क्स, टोटल हो गया कितना, 70 मार्क्स। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना, अथवा में रहेगा। मतलब ये 2 क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन 1
और क्वेश्चन 2 रहा। अब इस दोनों में कोई एक सवाल सॉल्व करना है, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 रहा, इस दोनों में कोई एक सवाल सॉल्व करना, मतलब अथवा में रहेगा। क्लियर? तो ये सेक्शन बी की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर सेक्शन सी की बात करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दो क्वेश्चन रहेगा, इस दोनों में क्वेश्चन कोई एक क्वेश्चन को आपको करना है। तो या तो फैक्ट्री यूनिट का सवाल दिया रहेगा इसमें, या फिर डोमेस्टिक रेसिडेंशियल जो पढ़े हो आप, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, हाउस रेसिडेंशियल या होम रेसिडेंशियल जो भी बोलो, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ हाउस पढ़े हो तो उसमें से एक सवाल आपका पूछेगा, है ना। और जनरली 3 रूम तक का पूछता है या एक हॉल दे देगा, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन को आपको करना है, एक क्वेश्चन करोगे 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे मेरे हिसाब से ये जो रहेगा ना फैक्ट्री यूनिट वाला आसान पड़ेगा। एक बार अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे ना तो ये फैक्ट्री यूनिट का काफ़ी आसान लगेगा आपको, बताएंगे आपको जब सॉल्यूशन करोगे ना तो आप समझिएगा कि कौन सा आसान है। तो फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लोगे 30 मार्क्स, बाकी 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव आप कर लोगे तो टोटल 70 हो गया। क्लियर है? तो इसका भी सवाल आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का आएगा। क्लियर? तो 30 मार्क्स का सवाल आएगा। और ध्यान रखना 2 मोटर का जनरली पूछा जाता है, 1 मोटर या 2 मोटर का मैं बताऊंगा, 1 मोटर का बता दूंगा और 3 मोटर का बता दूंगा। ठीक, तो अब 2 मोटर का आपको करना है, 1 मोटर का मैं बता दूंगा, 3 मोटर का बता दूंगा, 2 मोटर का आपको करना है। समझ में आ रही बात? होमवर्क में बता दूंगा, जब क्वेश्चन कर लेंगे ना तब आपको करना है। ये हो गया आपका, है ना। तो यहाँ तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कुछ सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्व, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।